ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सेमेस्टर 3 का पहला क्लास है आज। टैक्सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हारा टैक्सेशन का जो सिलेबस है ना, मैं बेसिक एक बार सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूँ। तुमको टैक्सेशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। प्लस तुमको 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना है। मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम में तुम्हारा क्या आ गया? सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, पीजीबीपी आ गया, हाँ पीजीबीपी आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, वही हाउस रेंट, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, पीजीबीपी आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया और सैलरी आ गया। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना है। प्लस आपको डिडक्शन, थोड़ा बहुत डिडक्शन, ज़्यादा डिडक्शन नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत डिडक्शन पढ़ना है। ये तुम्हारा सिलेबस है। तुम्हारा जो सिलेबस है ना, तुम्हारा जो सिलेबस है वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मेरे पास मैं ये मतलब पीपीटी उसका लाया नहीं हूँ सिलेबस का। नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। बट तुमको मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा मेन जो सिलेबस है वो बेसिक्स प्लस 5 हेड्स ऑफ इनकम। अगर ये तुम पढ़ लेते हैं तुम्हारा टैक्स पे कमांड आ जाएगा। और अभी जीवन में तुम लोग पहली बार टैक्स पढ़ रहा है, तो मेरा धर्म बनता है कि तुमको 3 से 4 क्लास पहले टैक्स के बारे में बेसिक बताए। क्योंकि जब तक तुम्हारा टैक्स का बेसिक क्लियर नहीं होगा तुम टैक्स नहीं समझ पाएगा। टैक्स होता क्या है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है ना, गवर्नमेंट क्यों टैक्स चार्ज करती है वो समझना पड़ेगा। प्लस सर असेसमेंट ईयर क्या होता है, फिनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एसएससी क्या होता है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ये सब तो आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि सर इनकम टैक्स जो है वो कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है या स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है या दोनों मिल करके चार्ज करता है। सर ये कानून में कहाँ लिखा गया है कि टैक्स चार्ज करना जरूरी है ना। किस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बनाएगी, किस मुद्दे पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बनाएगी, कहाँ पर दोनों मिल करके टैक्स बनाएंगे। ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा आपको टैक्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझा ना। तो अभी मैं आज आज का जो मेरा एजेंडा है, पहले आपको बताना है कि भाई टैक्स होता क्या है। समझ रहे हो? पहला, टैक्स होता क्या है। दूसरा मैं बताऊंगा गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है, मतलब वाई चार्जिंग द गवर्नमेंट, या वाई टैक्स ऑन लिविड ऑन कस्टमर्स या बिजनेसमैन। और तीसरा मेरा मुद्दा आपको समझाना है कि भाई साहब ये जो टैक्स बना है ये कहाँ पे लिखा गया, संविधान में किस पॉइंट पर लिखा गया, कौन सा, कहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, कहाँ पे दोनों मिल करके चार्ज करेंगे, वो मुझे आपको बताना है। और लास्ट जो मेरा एजेंडा रहेगा वो आपका सिलेबस में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। आपके सिलेबस में क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमको ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पूरा सिलेबस बताना, मतलब पूरा ओवरव्यू बताना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो आज का क्लास थोड़ा बेसिक से, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग का 3 से 4 क्लास आपका बेसिक है। जब तक आप बेसिक नहीं समझिएगा आपको मजा नहीं आएगा टैक्स। आपका बेसिक तगड़ा हो गया, आपको मैं टैक्स में कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, बिकॉज आपका बेस तगड़ा हो गया। और ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अकाउंट्स तो करते आ रहे हो, कॉस्ट पढ़ के आ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हो, तो उसका बेस तगड़ा है तुम्हारा। वो तुम्हारा थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर टैक्स तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो। तो पहले बताओ टैक्स होता क्या है, क्यों चार्ज करते हैं, टैक्स का ओवरव्यू क्या है, क्यों गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ टैक्स लगी, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगी, ये सब जब तक तुम बताओ ना व्हाट इफ हाउ, ये सब अगर क्लियर नहीं होगा तुमको टैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टैक्स। चलिए लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टैक्स। भाई साहब टैक्स है क्या? आंसर नंबर 1। इसका मैं पॉइंट वाइज आंसर लिखूंगा, पॉइंट वाइज लिखूंगा, ठीक है। पॉइंट 1, देखो टैक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो। अर्नो पता है ना? टैक्स इज, सॉरी डिराइव्ड, टैक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसको अपने क्या बोलते हैं? टैक्सो। क्या बोलते हैं भाई? टैक्सो। और टैक्सो का मतलब क्या होता है? टैक्सो का मतलब होता है मीनिंग रेट। टैक्सो का मतलब क्या होता है? रेट। तो टैक्स कहाँ से डिराइव किया गया? टैक्स डिराइव किया गया लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में टैक्स हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सो। और टैक्सो का मतलब क्या होता है? रेट। अपने बोलते हैं ना 5% टैक्स, 20% टैक्स, 30% टैक्स, 10% जीएसटी बोलते हैं ना। ये जो रेट है ना, इसी रेट को
इसी रेट को लैटिन वर्ड में क्या बोलते थे? टैक्स। सॉरी, लैटिन में क्या बोलते थे? टैक्सो। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्स। पहला पॉइंट, टैक्सो इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में क्या बोलते थे? टैक्सो। और टैक्सो मतलब क्या होता है? रेट, जो टैक्स का रेट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। देखो, टैक्स इज ए फाइनेंशियल, टैक्स इज ए कंपल्सरी, टैक्स इज ए टैक्स इज ए टैक्स इज अ कंपल्सरी। लिखिएगा, लाइव स्टूडेंट, लाइव एट होम वाले लिखिएगा साथ में। टैक्स इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस। टैक्स इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस और लिवी imposed by the government on individuals, businesses or other entities to fund public expenditure, to fund public expenditure। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, रोड वगैरह कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? टैक्स इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस। टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस है। लिवी मतलब किसके ऊपर टैक्स पड़ रहा है, ठीक है। लिवी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चार्ज करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है? आज आप बताओ ना। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं और बहुत कम फीस में आपका इलाज हो रहा है। उसका पैसा, उसका उस मान लो पेशेंट है, पेशेंट का दवाई खर्चा कितना है? मान लो तुमको पता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई फ्री मिल जाती है। वो दवाई का खर्चा, पेशेंट का 2 रुपये का टिकट लगा है पर इलाज हो रहा है उसका 2 लाख रुपए का। टिकट लगा 2 रुपये का, इलाज हो रहा है 2 लाख। भाई इलाज का खर्चा, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको भी तो सैलरी चाहिए। प्लस जो हॉस्पिटल है उसके इतने सारे स्टाफ्स है, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, इतना सारा खर्चा, वो भी तो मैनेज करना पड़ेगा। हम और आप क्या पेमेंट करने जा रहे हैं? नहीं। हम और आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट उसी पैसे से गरीबों का इलाज कर रही है। तो देश में ना हेल्थ केयर को अगर ठीक करना है, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा आज आप बताओ ना, आपके गली, आप जहाँ पे रहते होंगे आसपास कोई अगर रोड खराब है वो कौन बनवाएगा? गवर्नमेंट। क्या हम और आप बनवा रहे हैं? नहीं। तो देश का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल है वो कौन मेंटेन करेगा? गवर्नमेंट। नए नए रोड हाईवे कौन बनवाएगा? गवर्नमेंट। आपके एरिया में आसपास बहुत सारे प्ले प्ले होता है ना, क्या बोलते हैं बंगाल में? बगान बोलते हैं। बगान है, प्ले गार्डन है, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। इन सब का खर्चा कौन देगा? गवर्नमेंट। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? ये जितना भी गवर्नमेंट काम कर रही है सब सोशल सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है। ये जो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। ये पैसा आएगा कहाँ से? पब्लिक से आएगा। कहाँ से आएगा? पब्लिक से आएगा। तो गवर्नमेंट टैक्स इसलिए चार्ज करती है भाई साहब, क्योंकि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करना है। क्या करना है? सोशल वेलफेयर। और आपको पता है बिना पैसे से कोई काम होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट इसलिए क्या करती है? इट इज ए कंपल्सरी। भाई साहब कंपल्सरी वर्ड क्यों आए इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले ध्यान समझो, टैक्स क्या है? टैक्स बेसिकली कंपल्सरी चार्जेस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है इंडिविजुअल पर, बिजनेसमैन पर या किसी और एंटिटी पर। क्यों चार्ज करती है? बिकॉज गवर्नमेंट को चाहिए फंड, और गवर्नमेंट उसी फंड से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा, उसी फंड से गरीबों का पेट भरेगा, उसी फंड से गरीब बच्चों को पढ़ाएगा, उसी फंड से गरीबों का इलाज होगा, उसी फंड से
देश का जो सुरक्षा है भाई, हमारे देश के ऊपर चाइना से डर है, यूएस से डर है, पाकिस्तान से डर है। देश का सुरक्षा कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। आज आर्मी है, पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट है, इन सब का पेमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। चंद्रयान 3 अभी आया, चंद्रयान 3 में लाखों करोड़ रुपए खर्चे हुए, कौन दिया? गवर्नमेंट दिया। तो जो देश के सुरक्षा के लिए इतना बड़ा बड़ा काम गवर्नमेंट कर रही है, तो भाई गवर्नमेंट उसे पैसा, और वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लेगी? टैक्स के फॉर्म में लेगी। अब सुनिए टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है? टैक्स इसलिए चार्ज करता है बिकॉज गवर्नमेंट, भाई देश रहेगा तो लोग रहेंगे। आज इंडिया नहीं है तो हमारा तुम्हारा क्या अस्तित्व, हमारा तुम्हारा क्या पहचान? तुम देश के बाहर जाओगे तो क्या बोलोगे? हम इंडियन है। भाई इंडिया को बचाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहिए? पैसा चाहिए। गवर्नमेंट का जितने भी ऑफिसर है वो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके क्या चाहिए? गवर्नमेंट का। आज जितने भी आर्मी है, आप बताए ना, जितने भी आर्मी है उनको सैलरी हर महीना चाहिए। आर्मी क्या कर रहे हैं हमारे लिए? तो भाई बच्चे दिन रात खट रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने जान जान का बाजी लगा करके। उनको घर, उनको सैलरी चाहिए नहीं? चाहिए सैलरी चाहिए। उनके लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए नहीं चाहिए? आप बताइए, उनके सैलरी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। वो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? जब हम और आपसे टैक्स लगी उसी पैसे से गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट करना सोशल, ये सब सोशल वेलफेयर के अंदर आ जाता है। गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करना है, गवर्नमेंट को अपने देश की जो सुरक्षा है उसको क्या करना? मेंटेन करना है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करना है देश के अंदर, जिससे हमारे देश का नाम हो, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश का नाम हो। दैट इज वाई गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट को ये सब ना करना रहे तो क्या जरूरत है टैक्स चार्ज करने की? समझ में? तो टैक्स क्या है? इट इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस। अब मैं थोड़ा कंपल्सरी वर्ड पे बात करता हूँ। देखो भाई, इनकम टैक्स नाम क्या है? इन तुम्हारे सिलेबस में भी क्या है जो तुम पढ़ रहे हो? तुम्हारे सिलेबस का नाम क्या है? इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम होगी तो आपको टैक्स देना है। मोटा मोटा बात समझो, अगर तुम्हारी इनकम होगी तो तुमको टैक्स देना है। अब बोलोगे सर हम तो 20,000 महीना कमाते हैं, अब 20,000 महीना में अगर 1,000 2,000 रुपये टैक्स दे देंगे, मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, हमको पता है बहुत सारे लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं, अगर उसमें से वो टैक्स दे देंगे तो बेचारा उनका घर का तो चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बना दिया कि जिसकी साल भर की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम रहेगा उससे हम 1 रुपये का टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने एज फैक्टर ला दिया कि कुछ एज के लोग, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे, कुछ एज के लोग अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल दिया 60 साल के, 60 ईयर के लोग अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे तब जाके टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो अप टू 3 लाख, अगर वो 3 लाख रुपए तक पैसा कमाते हैं तो कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। एक होता है ना सुपर सीनियर जो 80+ है, अगर वो 5 लाख रुपए तक का पैसा कमाते हैं तो टैक्स देने का जरूरत नहीं। तो गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बना दिया, बोले अगर आप एडल्ट है, पैसा कमाते हैं, तो अगर 2.5 लाख रुपए तक पैसा कमाते हैं नो टैक्स, उससे ज्यादा कमाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट लेगी या नहीं लेगी उसके लिए एक रिबेट आता है 87A, उसके लिए एक रिबेट आता है 87A। तुमको ना सब पढ़ाएंगे, तुम टेंशन ना लो, तुमको हम टैक्स में चैंपियन बना देंगे, तुम टेंशन ना लो। मेरा सेमेस्टर 4 में टैक्स पढ़ाया, उसका जाकर व्यू जाकर देखना, 25,000 व्यू टैक्स में, कमेंट पढ़ना उसमें, ठीक है ना। छोड़ो अपने बारे में क्या तारीफ। तो तुम खाली शिद्दत से क्लास करना, तुम शिद्दत से क्लास करना, तुमको टैक्स में पारंगत बना देंगे। टैक्स हो, कॉस्टिंग हो, सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लेना, बस क्लास रेगुलर करते जाओ। तो सुनो, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ लोगों से पैसा लेना और कुछ लोगों से पैसा नहीं लेना। जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते साल भर में, 2,50,000 से 2,50,000 रुपये से जो ज्यादा कमाता उससे टैक्स लेंगे, और जो उससे कम कमाता उससे टैक्स नहीं लेंगे। तुम लोग को तो पैसा है ही नहीं। अरे तुम लोग तो अभी क्या है, कितना कमाता होगा? सर कमाते कहाँ सर, हम लोग पैसा लेते हैं सर, तो टैक्स देना नहीं है। तो जो पैसा कमाएगा उसको टैक्स देना। सर आपको देना पड़ता है कि हाँ मुझे देना पड़ता है। सच बोलो टैक्स देने में बड़ी तकलीफ होती है। अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जब तुम कमाएगा, जब तुम्हारा टैक्स कटेगा ना, तुमको लगेगा बाप रे कोई बॉडी का कोई पार्ट लेकर जा रहा है। टैक्स देने में बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, फिर भी देना पड़ेगा बिकॉज ये कंपलसरी चार्जेस है ना। तो हाँ क्या बोल रहे? अरे भाई दे,
घर वाले बुला रहे हैं। आजा सुनो, बोलो ये पॉइंट टू क्लियर है? अरे बोलो ना, पॉइंट टू क्लियर है? ठीक है, तो टैक्स क्या है? एक कंपलसरी। कंपलसरी किसके लिए? जिसकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, जिसकी इनकम 2,50,000 के ऊपर है, वो टैक्स देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बाद में तुमको ये भी लगेगा सर अप टू 5 लाख टैक्स नहीं देना है, एक ओल्ड रिजीम होता है, एक न्यू रिजीम है, सब पढ़ाएंगे। तुम एक ही दिन में टैक्स का पारंगत नहीं बनेगा, पूरे 6 महीना पढ़ना, तो आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, ठीक है ना? सुनो, तो इट इज ए कंपलसरी। कंपलसरी किसके लिए? जिसकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? तो टैक्स क्यों लेते? पॉइंट नंबर 2 में मैंने वो भी लिख दिया। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या है? व्हाट इज टैक्स एंड व्हाई पीपल आर पेइंग टैक्सेस, ये पॉइंट नंबर 2 में मैंने मेंशन कर दिया। टैक्स क्या? इट इज अ कंपलसरी चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस imposed by the government on individual business or other entity। सर क्यों करता है? टू फंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको भाई फंड का जरूरत है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, या कोई और, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो। अरे आए दिन हमारे देश में रिसर्च होते हैं ना गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ भी करना है उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। वो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स के फॉर्म में। आज सुनो ना, इंडियन रेलवे, तुमको आज यहाँ से बिहार जाना रहे, तुम बाइक से जाओ या तुम अगर अपना पर्सनल कार से जाओ, तुमको लगभग 10 से 15 हज़ार खर्च आएगा, आएगा नहीं आएगा? लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट का रेलवे यूज करता है तो तुम्हारा 400-500 खर्च आएगा। तो कहाँ 15 हज़ार, कहाँ 500? डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? तो आपको इतना सस्ता में जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है उसके लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, तभी तो वो रेलवे ट्रैक बना पाएगी, तभी तो वो रेलवे में चेंजेस ला पाएगी। तो गवर्नमेंट जो भी कर रही है ना उसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर। उस सोशल वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए फंड। दैट इज वाई गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, जिसको अपने बोलते हैं टैक्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब सुनिए, आपको पता मदर ऑफ ऑल लॉ, तुम लोग याद है कॉन्स्टिट्यूशन कुछ याद आ रहा है? मदर ऑफ ऑल लॉ, हर एक कानून का मदर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे देश का जो संविधान है, उसी संविधान से सारे कानून निकले। अब आपको पता है संविधान में ना सेक्शंस नहीं होते, संविधान में क्या होते हैं? आर्टिकल। याद है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, वो आर्टिकल 19 कुछ याद आ रहा है? आर्टिकल 19 जो ये बात करता है कि आप फ्री हैं बोलने के लिए, सोचने के लिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19, ठीक है? आपको पता है आर्टिकल 1 में ना इंडिया का डेफिनेशन, व्हाट इज इंडिया, आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसी बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा इंडिया है क्या। आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज इंडिया। आर्टिकल 1 में इंडिया के बारे में बताया, आर्टिकल 2 में कुछ और लिखा गया, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, ठीक है ना? आर्टिकल 32 क्या बोलता है? अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट खत्म करेगा तो आप कहाँ चले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा। याद आ रहा है कुछ आर्टिकल 32? तो सर आर्टिकल क्या होता है ना, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे कानून निकले हैं। तो इंडिया में जितने कानून है वहां पे सेक्शंस होते हैं। इंडिया में जितने भी कानून है वहां पे क्या होते हैं? सेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? ओनली आर्टिकल। सर क्यों सेक्शन, क्यों आर्टिकल? मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस तो होना चाहिए। जितना भी कानून तुम पढ़ रहे हो सब में सेक्शन है, सेक्शन है, सेक्शन है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्शन आ जाए तो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्शन आ जाए तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? इसलिए वहां पे आर्टिकल वर्ड यूज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा? आर्टिकल रहेगा। उसके अलावा जितने भी देश में कानून है सब में क्या रहेगा? सेक्शन रहेगा। सब में क्या रहेगा? सेक्शन। अरे समझ पा रहा मेरा बात तुम लोग? अच्छा, जब आर्टिकल खत्म, याद है आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर वाला जो विवाद हुआ था, जब आर्टिकल खत्म होता है तो आता है आपका शेड्यूल। क्या आता है? शेड्यूल। आर्टिकल जब कंप्लीट होगा उसके बाद क्या आएगा? शेड्यूल। अब ध्यान सुना, आपको ना मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वही बात पढ़ा रहा हूं जहां पर आर्टिकल में लिखा गया टैक्स के बारे में। अब मैं एक शेड्यूल का नाम लूंगा, शेड्यूल 7, और 2 आर्टिकल का नाम लूंगा, आर्टिकल 246 और आर्टिकल 265। आर्टिकल 246 और मैंने क्या बोला? पूरा बेसिक पढ़ा मैं, स्टार्टिंग का 3 क्लास पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, और आपको बेसिक्स में इतना पारंगत कर दूंगा ना कि फिर टैक्स का कोई बंदा, कोई सीए करेगा, आप लड़ जाइएगा उसके सामने। बेसिक मामले में गारंटी बता रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिएगा उसके सामने,
पर हाँ शिद्दत से क्लास करना पड़ेगा। आर्टिकल 246 और आर्टिकल 265, ये दो बात आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये दो बात किससे रिलेटेड है? इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये दो बात लिखेंगे। तो पहली बात, तीन चीज आपको याद करना। पहला शेड्यूल 7, बोले ना क्या है? शेड्यूल 7 रेड विथ, जब भी हम शेड्यूल 7 पढ़ेंगे उसको उसको उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। शेड्यूल 7 रेड विथ आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 265। ये ऐसा क्या बोलता है? आर्टिकल 246 और आर्टिकल 265 बात करता है आपके इनकम टैक्स की बात करता है, इनकम टैक्स। तुम लोग पढ़ने क्या आया मेरे से? इनकम टैक्स। मैंने क्या बोला आपको? मैं पूरा संविधान नहीं पढ़ाऊंगा, पर संविधान में जहां पर भी इनकम टैक्स के बारे में लिखा है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। तो एक मेरे साथ डायग्राम बनाओगे आप लोग? आओ मेरे साथ डायग्राम बनाओ तो, एक आओ मेरे साथ डायग्राम बनाओ तो। लिखो पावर ऑफ, हेडिंग डालो तो, पॉइंट नंबर 2 है पावर टू लिवी, पावर टू लेवी मतलब चार्ज। लेवी मतलब क्या होता है? चार्ज। अरे बोले बाबा, लेवी मतलब क्या होता है? चार्ज। पावर टू लेवी टैक्सेस मतलब टैक्स लेने का, अरे सॉरी सॉरी, टैक्स लेने का पावर किसके पास? अच्छा, कितने टाइप की गवर्नमेंट है बोलिए ना? गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। अब आपके दिमाग में आता होगा सर हम लोग कुछ टैक्स देते हैं दीदी को, जैसे आप प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप अपने पापा से पूछिए, आप प्रोफेशनल टैक्स देते हैं ममता दीदी को। आप एग्रीकल्चर टैक्स देते हैं ममता दीदी को, तो किसान है। आप ये जो रोड टैक्स होता है, ये जो केएमसी वाला टैक्स होता है, ये किसको देते हैं आप? ममता दीदी को। सर कुछ टैक्स हम लोग सेंट्रल मतलब मोदी बाबा को देते हैं, कुछ टैक्स हम लोग दीदी को देते हैं। सर कंफ्यूज हो रहे हैं सर, कहाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको आज वही सिखाने वाला, पावर टू लिव टैक्सेस, पावर टू लिव टैक्सेस। तो जब भी तुमको बोला जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब टैक्स चार्ज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कब टैक्स चार्ज करेगी, या दोनों मिलकर कब टैक्स चार्ज करेंगे, ऑलवेज शेड्यूल 7 फॉलो कीजिएगा। क्या फॉलो करेंगे? शेड्यूल 7। आइए शेड्यूल 7 का पहले लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साथ में डायग्राम बनाइएगा आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल 7। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया शेड्यूल 7। अब ये जो शेड्यूल है ना, ये 3 को लिस्ट देता है। एक है आपका यूनियन लिस्ट, और एक है आपका स्टेट लिस्ट, और एक होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। आइए भाई साहब, यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, रेड विथ, याद है आर्टिकल बोले थे ना? आर्टिकल कितना? आर्टिकल 246 एंड 260, ठीक है। जब भी ये चार्ट पढ़िएगा ना, तो ये दो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा साथ में, आर्टिकल 246 एंड 265। ठीक है, अब सुनो, शेड्यूल 7 बोलता है, हमारे इंडिया में ना बड़ा कंफ्यूजन है सर। एक तो साला स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं कहीं पे यूटी आ जाता है, यूटी होता है ना, यूनियन टेरिटरी। तो सर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे कौन कौन टैक्स चार्ज करेगा। इसके लिए पिक्चर में आता है आर्टिकल आर्टिकल 246। क्या आता है? आर्टिकल 246। और जब भी आर्टिकल 246 और 265 पढ़िएगा तो साथ में क्या फॉलो करना पड़ेगा? शेड्यूल 7। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, आर्टिकल 246 के पहले क्या आता है? आर्टिकल 245।
अरे समझ रहे हो ना, आर्टिकल 246 के पहले क्या आता है, आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 पता क्या बोलता है, हमारे देश में ना, हमारे देश में कुछ कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारे देश में मतलब वो क्या बोलता है ना, आर्टिकल 245 बोलता है हमारे देश में ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो पार्ट ऑफ इंडिया या होल ऑफ इंडिया पर अप्लीकेबल होगा। ये आर्टिकल 245 बोलता है। फिर आर्टिकल 245 ये भी बोलता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा तो वो पार्ट ऑफ स्टेट या होल ऑफ स्टेट पर अप्लीकेबल होगा। ये बोलकर भाई साहब शांत हो जाते हैं। अब लोग कंफ्यूज कि तुम बोल रहे हो कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बनाएगा तो पूरे देश पर अप्लीकेबल होगा या पार्ट ऑफ कंट्री पर अप्लीकेबल होगा। फिर लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम बोल रहे हो कि जब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बनाएगा तो पूरे स्टेट पर अप्लीकेबल होगा और पार्ट ऑफ स्टेट पर अप्लीकेबल होगा। भाई ये बता दो कि कहाँ पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और कहाँ पे कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो आर्टिकल 245 बोलता हमको ये सब नहीं मालूम, हमको बस इतना बोलना था, हम बोल के शांत हो गए। ज़्यादा पढ़ना, आर्टिकल 246 पढ़ो। आर्टिकल 246 बोलता है, आर्टिकल 246 बोलता है, अब हम तुमको क्लियरली बता रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे पर, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पर टैक्स यूनियन बनाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पर, सॉरी कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पर जो कानून है वो यूनियन बनाएगा, किस किस सब्जेक्ट मैटर पे जो कानून है वो स्टेट बनाएगा। और आर्टिकल 246 बताता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके कानून बनाएंगे। इसलिए पता है आर्टिकल 246 जब भी तुम पढ़िएगा आपको शेड्यूल 7 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पता है शेड्यूल 7 में ना 3 लिस्ट दिया हुआ है। पहला लिस्ट का नाम क्या है, शेड्यूल 7 है बाबू, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। पहला नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, फिर क्या है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी कानून बनाएगा, यूनियन लिस्ट में, इस लिस्ट में जो भी नंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस लिस्ट में जितना भी नाम है उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट। कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तुम लोगों को ये नहीं पता कानून बनता कैसे, ठीक है। यूनियन लिस्ट में तुम लोगों को पता है कानून कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है नहीं पता, ये बाबा सुप्रीम कोर्ट से कहाँ बिल पास होगा था कहाँ सुप्रीम कोर्ट चला गया। अच्छा ठीक है, अच्छा कानून बनता कैसे मैं तुमको पहले बता दे, बाप रे मेरे को नहीं पता, तुम लोगों को नहीं पता। अच्छा तुम्हारा गलती भी तो नहीं है, कितना दिन बाद तुम लोग लॉ और पढ़ रहा। चलो बता दे कानून कैसे बनता, सुनो बता रहा हूँ। सबसे पहले ना कानून लिखा जाता है, सबसे पहले क्या होता है, कानून लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ बिल। मुझे नहीं पता, तुम लोग को ये पता है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कानून लिखा जाता है जिसको बोलते हैं लॉ मेकर। लॉ मेकर क्या करता है, कानून लिखता है, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ बिल। अब ये बिल ना 2 जगह आएगा, सुनो 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 सुनो। अगर स्टेट, अगर सेंट्रल बिल है, अगर सेंट्रल बिल है तो आएगा लोकसभा या आएगा तुम्हारा राज्यसभा। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट, इसमें भी 2 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर बिल इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आएगा लोकसभा में। जो देश का इंपॉर्टेंट बिल है उसको बोलते हैं मनी बिल। जो बिल समझता है, बिल मतलब जो कानून जिस जिस कॉपी पर, मान लो ये कॉपी है, ये कॉपी पर लिखा जा रहा है ना, ये कॉपी पे लिखा जा रहा है, इसको बोलेंगे बिल। देखना लोग पॉलिटिशियन लोग पेज लेके पढ़ता है ना, अरे देखना जब भी बजट पास होता तो वो हमारे देश के जो फिनांस मिनिस्टर है वो पेज लेकर पढ़ती हैं, उसी पेज को बोलते हैं बिल। तो जो बिल क्या है, सारे पेजों का बंडल है, जो सारा जो पेज है उसका जो बंडल, उसको बोलते हैं बिल। तो पहले कानून लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ बिल। अगर ये सेंट्रल बिल है तो सबसे पहले आएगा लोकसभा एंड राज्यसभा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। अगर देश का इंपॉर्टेंट बिल है, अगर देश का कौन सा बिल है इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले लोकसभा, जहाँ पे सांसद लोग बैठता है, अरे इसको एमपी बोलता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा। और अगर देश के लिए कोई इंपॉर्टेंट बिल नहीं है, अगर देश के लिए कोई इंपॉर्टेंट बिल नहीं है तो वहाँ पे कौन, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया लोकसभा या राज्यसभा। हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है वो तो मर्डर करके पॉलिटिशियन बने, चोरी चमारी करके पॉलिटिशियन बने, उनको क्या पता कौन सा मनी बिल है कौन सा नॉन मनी बिल है। हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है उनको तो नहीं, वो तो बेचारे कंफ्यूज है कि कौन सा मनी बिल है और कौन सा नॉन मनी बिल। बोले कोई बात नहीं, देश का सारा बिल कहाँ पाएगा, लोकसभा।
क्योंकि लोकसभा में क्या लाना कंपलसरी है। अगर इंपॉर्टेंट बिल है तो लोकसभा, नॉन इंपॉर्टेंट बिल है तो या तो लोकसभा में लाओ या तो राज्यसभा में लाओ। ये लोग बोले इतना माथा क्यों लगाना, सारा बिल कहाँ लाएंगे, सारा बिल कहाँ लाएंगे, लोकसभा। अरे तुम लोग बोलना भाई, तो लग रहा मुरझा गया है तुम लोग क्या, हम तो सुबह से पढ़ा रहे, तुम लोग क्या हो गया भाई। तो सारा बिल कहाँ आएगा, लोकसभा। ठीक है, तो पॉलिटिशियन बोलते सब लाएंगे लोकसभा। अब लोकसभा से पास होकर कहाँ आएगा, राज्यसभा। सुनना, लोकसभा से पास होकर कहाँ आएगा, राज्यसभा। पता राज्यसभा को 14 दिन का टाइम मिलता है, राज्यसभा को 14 दिन का टाइम मिलता है कि भैया कुछ बिल में प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर देना, या इसको अगर अमेंडमेंट करवाना है, मतलब 14 दिन के अंदर हाँ या ना बोल देना, बिल पास होगा या बिल पास नहीं होगा, या कुछ चेंज करना है तो बता देना। तो राज्यसभा विद इन 14 डेज कुछ चेंज करवाना रहेगा तो करवा लेगा, अदरवाइज विद इन 14 डेज बिल को क्या करेगा, पास करेगा। जैसे बिल पास होगा आएगा प्रेसिडेंट के पास। कब आएगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जैसे ही साइन करेगा ये जो बिल है ना वो बन जाएगा एक्ट। प्रेसिडेंट जैसे ही साइन करेगा बिल क्या बन जाएगा, तो बिल के ऊपर सुनो ना, जो बिल है ना उस बिल के ऊपर जब प्रेसिडेंट साइन करता है उसको बोलते हैं एक्ट। तो भाई एक्ट कौन बना रहा है, ये लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा क्या है, अरे लोकसभा और राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट है। तो एक्ट बनाने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट है। सबको लगता है मोदी जी एक्ट बनाते हैं, नहीं भैया, पार्लियामेंट एक्ट बनाती है। अब क्वेश्चन तो सर अगर स्टेट बिल हुआ तो कोई बात नहीं, स्टेट में एक ही पार्लियामेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी बोलते हैं विधानसभा, है ना। तो अब मान लो स्टेट में भी सेम चीज है, पहले बिल लिखा जाएगा, बिल आएगा स्टेट का पार्लियामेंट। अब स्टेट का एक ही पार्लियामेंट होता है, जैसे सेंट्रल का दो होता है ना, स्टेट का एक ही पार्लियामेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। आया विधानसभा में दोनों पार्टी टीएमसी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रहा है, कोई उसको जूता मार रहा है, कोई इसको चप्पल मार रहा है, जूता चप्पल मार मार के अब बाद में डिसाइड कर लेते हैं चलो भाई बिल पास करवा देंगे। जैसे ही बिल पास हुआ, जैसे ही पार्लियामेंट से बिल पास हुआ आएगा गवर्नर के पास। स्टेट का जो मेन हेड होता है गवर्नर होता है, सबको लगता है स्टेट का जो मेन हेड होता है सीएम, सीएम से भी बड़ा पावर किसका है, गवर्नर। गवर्नर का इतना औकात है कि सीएम का भी पद छीन ले, आया हुआ समझे। तो जो भी कानून पास हुआ, मतलब पार्लियामेंट में जो भी कानून पास हुआ वो किसके पास आएगा, गवर्नर। गवर्नर जैसे ही साइन कर देगा वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। तो स्टेट बिल में साइन करता है गवर्नर और सेंट्रल बिल में साइन करता है प्रेसिडेंट। और जैसे ही लोग बिल के ऊपर साइन करेंगे क्या बन जाएगा, एक्ट। तो एक्ट कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तो रूल, क्योंकि बाबू पता है लॉ का मतलब पता क्या होता है, सुनो, लॉ का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। लॉ का मतलब होता है एक्ट, लॉ का मतलब होता है रूल, लॉ का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, लॉ का मतलब होता है रेगुलेशन, लॉ का मतलब होता है तुम्हारा ऑर्डर, लॉ का मतलब एक और होता है बाई लॉ। सर और होता क्या, हाँ नोटिफिकेशन होता है, सर्कुलर होता है केस लॉ होते हैं और भी होते हैं, ये सब होता है लॉ का मतलब। तो जब तुम सुनो, जब तुम्हारा में तो तुम बच गया, तुमको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स, क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, तो तुमको ज़्यादा लॉ नहीं पढ़ना है। अगर बोलता इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है तब तो एक्ट भी पढ़ना पड़ता है, रूल भी पढ़ना पड़ता, ऑर्डिनेंस भी पढ़ना पड़ता, रेगुलेशन पढ़ना पड़ता, बाई लॉ पढ़ना पड़ता, ऑर्डर पढ़ना पड़ता, केस लॉ पढ़ना पड़ता, नोटिफिकेशन सर्कुलर सब पढ़ना पड़ता तुमको। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में क्या है, एक्ट। एक्ट मतलब सिर्फ यही पढ़ना है, ये सब पढ़ने का जरूरत तो नहीं, पर कहाँ कहाँ पढ़ना मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो लॉ का मतलब क्या, पहले सुनो ना, लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बाई लॉ, ऑर्डर। सर और होता है क्या, हाँ केस लॉ होता है, नोटिफिकेशन होता है, सर्कुलर होता है, ये भी लॉ का मतलब होता है। एक्ट कौन बनाता है, पार्लियामेंट। रूल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी जी को मन में आया आज कुछ नया कानून बनाते हैं, उसको बोलते हैं रूल। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है उसको बोलते हैं रूल। अगर वो सेंट्रल एक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी बनाएंगे, अगर स्टेट एक्ट होगा तो हमारी दीदी ट्रेडमिल में भागते भागते कानून बना रही हैं, पता ना, डेली सुबह ट्रेडमिल पे 10 किलोमीटर चलती हैं, उनका बहुत फेमस हुआ है। तो स्टेट एक्ट मतलब अगर ममता दीदी कोई कानून बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं, रूल।
क्या बोलते हैं? रूल। ऑर्डिनेंस, देश में इमरजेंसी है, सारे पॉलिटिशियन छुट्टी पे गए हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे 3 सेशन होता है, 3 सेशन, मैं सेशन ना बता रहा हूँ। एक होता है आपका विंटर सेशन, कितना होता है? विंटर सेशन। विंटर सेशन होता है 4 महीने का, फरवरी से चालू होता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, अरे फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 सेशन हुआ। इस सेशन को बोलेंगे विंटर सेशन। फिर जून से क्या होता है? बारिश होता है, फिर उसको बोलते हैं मानसून सेशन। 4 महीने काउंट करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया मानसून सेशन, ठीक है। अक्टूबर से क्या, दिल्ली साइड में ठंडा पड़ना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं ये लोग, अरे नहीं वो सॉरी सॉरी, फरवरी बोलते हैं बजट सेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, फरवरी क्या है? बजट सेशन, सॉरी गलती हो गया। फरवरी मार्च अप्रैल मई, इसको क्या बोलेंगे? बजट सेशन। देखना फरवरी में बजट आता है, देखना ना फरवरी में तुम्हारा बजट आता है, तो उसको बोलते हैं बजट सेशन। फरवरी से चालू होता है, फरवरी होता है आपका बजट सेशन। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई बजट सेशन। जून से बारिश स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसको बोलते हैं मानसून सेशन। अक्टूबर से ठंडा पड़ता है, उसको बोलते हैं विंटर सेशन। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 4-4 महीने का ना पार्लियामेंट का सेशन होता है। तुमको क्या लगता है? 4-4 महीने का जो सेशन होता है, चाहे बजट सेशन हो, चाहे बजट सेशन हो, चाहे मानसून सेशन हो, चाहे विंटर सेशन हो, हर एक सेशन में क्या पार्लियामेंट खुली रहती है? पार्लियामेंट पता है खुलता है तो आपस में लड़ाई कर लेते हैं। 4 महीने का सेशन होता है, मतलब साल कितना होता है? 365 डेज, मैक्सिमम 100 डेज पार्लियामेंट खुली रहती है, बाकी 265 दिन पार्लियामेंट ऑलवेज क्या लगा? ताला। और प्लस इन लोगों को भाई छुट्टी होता है, तुमको नहीं पता? इन लोग का टूर होता है, विदेश टूर, ये टूर, ये छुट्टी पे जाते हैं। अब आप बताओ, 365 दिन है, 365 दिन में 100 दिन पार्लियामेंट खुला रहता है, तो कितना दिन पार्लियामेंट नहीं खुला है? 365। कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। बोलो ना, कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में ताला लगा हुआ। अचानक से देश में ना इमरजेंसी कुछ आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जहां पे कानून बनाना कंपलसरी था। पर जब कानून बनाने के लिए लोग गए बिल लेकर के, देखिए पार्लियामेंट में ताला लगा हुआ है। पार्लियामेंट में क्या लगा हुआ है? ताला। तो इस केस में, क्योंकि देश के लिए तो लॉ बनाना बहुत कंपलसरी है, तो इस केस में कानून कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बनाएगा? तो प्रेसिडेंट जो कानून बनाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट जो कानून बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। प्रेसिडेंट जो कानून बनाता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। विद इन 6 मंथ, भाई 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट तो खुलेगा ना, चलो फिर वेरीफाई करवा लेते, मतलब वही पूरा प्रोसेस नहीं समझाते, ये वाला प्रोसेस, पार्लियामेंट में पास हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कौन होती है? 6 मंथ होती है। ऑर्डिनेंस कब बनता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। रेगुलेशन क्या होता है? सुनो, हमारे देश में ना बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे बैंक, आरबीआई। आरबीआई क्या है? रेगुलेटरी बॉडी। कभी तुम लोग बैंक अकाउंट खोला है? तो फॉर्म में देखना लिखा है ना, एज पर आरबीआई रेगुलेशन। फॉर्म में देखना लिखा रहेगा एज पर आरबीआई रेगुलेशन। देश में जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी हैं, अगर वो कानून बनाती हैं उसको बोलते हैं रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। हमारे देश में कितनी रेगुलेटरी बॉडी है? आरबीआई, सेबी। सेबी जब कानून बनाएगा क्या बोलेंगे? रेगुलेशन। पीएफ अथॉरिटी, तो पीएफ का बैलेंस बनने का वो भी क्या है? रेगुलेशन। तो जब भी रेगुलेटरी बॉडी कानून बनाती है उसको बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेटरी बॉडी जब दूसरों के लिए कानून बनाएगी उसको बोलेंगे रेगुलेशन। जब रेगुलेटरी बॉडी खुद के लिए कानून बनाएगी, जैसे आरबीआई, आरबीआई जब बैंकों के लिए कानून बनाएगा, आरबीआई जब बैंकों के लिए कानून बनाएगा उसको बोलेंगे रेगुलेशन। और आरबीआई जब खुद के लिए कानून बनाएगा उसको बोलेंगे बाई लॉ। सेबी जब पूरे कंपनी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए कानून बनाएगा उसको बोलेंगे रेगुलेशन। सेबी खुद के लिए कानून बना रहा है उसको बोलेंगे बाई लॉ। ऑर्डर समझता है? ऑर्डर समझता है? तुम अभी गया ट्रैफिक, ट्रैफिक तोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर क्या लगा? पेनाल्टी। क्या लगा? पेनाल्टी। तो भरना पड़ेगा ना, दैट इज द ऑर्डर। इसको बोलते हैं एडजुडिकेटिव ऑफिसर। मतलब मेन मेन मुद्दे जहां तुम कांड कर रहा था, ट्रैफिक तोड़ के तुम कांड कर रहा था, तुमको पकड़ लिया गया। अब अगर बोलेगा 500 रुपए का पेनाल्टी तुमको देना पड़ेगा उसको। अब तुम ट्रैफिक पुलिस वाले को बोलेगा हम तुमको नहीं मानते, तुम कौन होता है? इसलिए कानून में लिखा गया है एडजुडिकेटिव ऑफिसर है भाई वो, और उसका जो चार्जेस है तुमको देना पड़ेगा। तुम्हारे घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा, अच्छा खासा माल मटेरियल निकला, तकिया के अंदर तुमने ढुका ढुका पैसा रखा था, तकिया फाड़ा नोट निकला,
सारा वैल्यूएशन निकला, वैल्यूएशन निकल करके ना पता चला तुम्हारे पर करोड़ों का टैक्स लायबिलिटी आ गया। तुम बोल रहे हो कौन हो भाई तुम, हम तुमको टैक्स क्यों दे? इसलिए कानून में लिख दिया गया कि अगर फील्ड ऑफिसर, तो क्या बोलते हैं फील्ड ऑफिसर, अगर फील्ड ऑफिसर तुम्हारे ऊपर कोई इम्पोज लगाता है, कोई चार्जेस लगाता है, तो तुमको मानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए ऑर्डर। जितने भी फील्ड ऑफिसर ऑर्डर देते हैं ना, वो कानून है, तुमको मानना पड़ेगा। है क्या नहीं मिला? हाँ तो अच्छी बात है, नहीं मिला ना, ना ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ तो डाउट में रहा, नहीं अगर तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। हम्म, मिलता है बट एक वर्ड है पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट नाम पे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। कानून पढ़ो तो समझ आएगा, एक वर्ड है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट नाम पे गवर्नमेंट तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, तुम्हारा बैंक अकाउंट सील कर देगी, तुमको पता ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, हम बताएंगे कभी इसके बारे में बात है तुम लोग को। तो ये होता है लॉ, समझ में आया? तो अब सुनो, लॉ एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। रूल कौन बनाता है? मोदी जी, मोदी जी या ममता दीदी। अगर स्टेट एक्ट होगा तो ममता दीदी, सेंट्रल एक्ट होगा तो गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। अच्छा, स्टेट में कोई इमरजेंसी वाला कानून चाहिए तो कौन बनाएगा? स्टेट में गवर्नर, गवर्नर। रेगुलेशन कौन बनाता है? रेगुलेटरी बॉडी, सेबी, आरबीआई। अच्छा, रेगुलेटरी बॉडी जब खुद के लिए कानून बनाएगा, बाई लॉ। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस, इनकम टैक्स ऑफिसर, आरओसी, आरओसी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जब भी तुम लोग कंपनी का फाइलिंग करने जाएगा ना, तो आरओसी तुमसे पैसा चार्ज करेगा। छोड़ो ना, तुमको समझ, तुम आधार कार्ड में फोटो चेंज कराने गया, आधार कार्ड में क्या गया? फोटो चेंज कराने गया, 50-100 रुपया दे के आ रहा, 50-100 रुपया दे के आता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्योंकि आधार कार्ड का जो ऑफिसर है तुमको बोलता है 50 रुपया निकालो, तुमको देना पड़ेगा, इट इज एन ऑर्डर। ऑर्डर पास बाय द एओ, एओ मतलब एडजुकेटिव ऑफिसर। तो ऑर्डर भी क्या है? कानून है। तुम ये नहीं बोल सकता फोटो चेंज कर 50 रुपया नहीं देंगे, ये तुम बोल ही नहीं सकता। समझ आया मेरा बात? चलो अब आते हैं मेन मुद्दा पे। सोचो तुमको ये समझाने के लिए हमको ये पूरा समझाना पड़ेगा, सुनो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल 7, हेलो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल 7, जब भी आप शेड्यूल 7 पढ़िएगा उसके साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 246 प्लस 265। ठीक है, अब ये आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ये शेड्यूल 7 बोलता है ना भाई साहब, हमारे पास 3 लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, और एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कंक्लूसिव। यूनियन लिस्ट में जितने भी नाम हैं, यूनियन लिस्ट में जितने भी नाम है, सब पर टैक्स, सब पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी नाम है, लिस्ट होगा लिस्ट, उस लिस्ट में जितने भी नाम है उन सब पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट का पार्लियामेंट, को अपने स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी सब्जेक्ट मैटर है, उन सब पे कानून कौन बनाएगा? दोनों मिल करके, स्टेट गवर्नमेंट और मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिल करके बनाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके बनाएगा। समझ पा रहा मेरा बात? तो यूनियन लिस्ट में जितना मैटर है सब पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। इस पर स्टेट लिस्ट। अब तुमको मैं बता रहा हूँ, हाँ आपका सिलेबस क्या है? इनकम टैक्स एक्ट। तो एंट्री नंबर सुनिए ना, एंट्री नंबर 82, और एंट्री नंबर 82 में लिखा गया इनकम टैक्स एक्ट। एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा गया? इनकम टैक्स एक्ट। लिखा तुम लोग? एंट्री नंबर 82, पता है यूनियन लिस्ट का ना 1 से चालू होती है, 1 से चालू होती है और 96 पे खत्म होती है। सुन रहे हो? 1 से चालू होती है और 96 पर खत्म होती है। 82 वाला जो नंबर है ना, वहां पे लिखा गया है इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट पर जो भी कानून बनेगा, इनकम टैक्स पर जो भी कानून बनेगा, ये कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। और पार्लियामेंट जो भी कानून बनाता है वो एक स्टेट पर अप्लीकेबल है या पूरे देश पर अप्लीकेबल है?
आर्टिकल 245 क्या बोलता है? पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा वो पूरे देश पर अप्लीकेबल है, या होल ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 245 यहाँ भी बोलता है स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा वो होल स्टेट पर अप्लीकेबल है या पार्ट ऑफ। अब आप बताइए आर्टि 46 क्या 46 क्या बोलता है? शेड्यूल 7 रेड विथ 46 एंड 265 क्या बोलता है? हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी सब्जेक्ट मैटर है, उन सब पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। भाई साहब एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82, और यूनियन लिस्ट चालू कहाँ से होता है? 1 से लेकर के 96। एंट्री नंबर 82 में लिखा गया इनकम टैक्स। क्या लिखा गया है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। बिकॉज ये क्यों बनाएगा? बिकॉज ये कहाँ का पार्ट है? यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इसका मतलब समझा? जितना भी तुम लोग इनकम टैक्स पे करेगा आज और कल या बाद में, ITR इनकम टैक्स रिटर्न, वो सब कहाँ पे जाता है? देश के पार्लियामेंट, मतलब देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे जाता है। तो इसीलिए हम लोग पता है जब भी हम लोग टैक्स देते हैं ना, गवर्नमेंट को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसके ऊपर। अब सुनो स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या बोलता है कि जितने भी, सारा लिस्ट 1 से चालू होगा, 1 2 3। तो स्टेट लिस्ट बोलता है इस लिस्ट में जितना भी नंबर है, जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, उस सब पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, इसमें एक एंट्री है, सुनो ना, इसमें एक एंट्री है, एंट्री नंबर 46, जो बोलता है एग्रीकल्चर इनकम। किसकी बात करता है? एग्रीकल्चर इन, आपको पता है एग्रीकल्चर पर इनकम लेने, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लेने का अधिकार किसका है? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है। समझ में? आपको क्या लगता है खेती बाड़ी पर टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है खेती बाड़ी पर हमको टैक्स नहीं चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। इसलिए पता है जब भी तुम इनकम टैक्स पढ़ेगा ना, वो क्योंकि इनकम टैक्स किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। अरे बोलो ना, इनकम टैक्स किस में आता है? यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट पर जो भी कानून बनाएगा कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किसको संबोधित करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है ITR से जो भी रेवेन्यू कमाएगा कौन कमाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में है एंट्री नंबर 46। एंट्री नंबर 46 बोलता एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब एग्रीकल्चर पे जो भी इनकम आएगा उस पर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो एग्रीकल्चर इनकम कभी भी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। इसलिए तुमको जब भी मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा ना तुम्हारे सिलेबस में, वहां पे पता क्या लिखूंगा? एग्रीकल्चर इनकम आर एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड वर्ड क्यों बोलूंगा? बिकॉज ये यूनियन लिस्ट में आता ही नहीं है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो ये वाला इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट किसका पार्ट है? यूनियन लिस्ट का पार्ट है। क्या ये एग्रीकल्चर इनकम यूनियन लिस्ट का पार्ट है? नहीं। इसलिए बोला जाएगा ना कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट कभी भी एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लेती, उसको एग्जम्पशन वर्ड बोलेंगे, मतलब छोड़ दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। तो एग्रीकल्चर पे जो भी इनकम हो क्या है? एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। एक हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे लिख लो बोथ, जहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर के कानून। अब लिखो जो बोल रहा, लिखो आर्टिकल 246 एंड 265, ये हटा दूं? हाँ भाई बोलो। ये आता है तुम्हारा इनकम टैक्स पे, जो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, लिस्ट का पार्ट। ठीक है। आर्टिकल 246 रेड विथ, आर्टिकल लिखो ना, रेड विथ आर्टिकल 265 of the Constitution of India।
empower the central government to impose the taxes, to impose the tax rate and make law on tax, make law on tax on income other than agriculture समझे आप? आर्टिकल 246 रेड विथ आर्टिकल 265। आर्टिकल 246 आर्टिकल 265 क्या बोलता है? ये आपको एम्पावर देता है। किसको एम्पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू इम्पोज टैक्सेस, टू इम्पोज टैक्सेस, टैक्स चार्ज करने का, टैक्स चार्ज करने का पावर देता है। प्लस टैक्स पर जो भी कानून है वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन द इनकम मतलब टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम पर जो भी कानून हो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम क्यों बोला गया? बिकॉज ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। मुझे क्लियर हो रहा है? यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर है उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जितने मैटर है उस पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट में क्या है? दोनों। एंट्री नंबर 82 क्या बोलता है? इनकम टैक्स। उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल को। तो आर्टिकल 246 एंड 265 ये बोलते हैं भाई साहब, इनकम पर टैक्स लेना और इनकम पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर आपसे कोई बोले कहाँ लिखा गया है, लोग बोलते हैं ना जो थोड़ा पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गवार टाइप के, कहाँ लिखा गया टैक्स देना कंपलसरी है? बोलना आर्टिकल 265 एंड 246। मतलब बोला शेड्यूल 7 उसको क्या बोलना? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 बोल देना कि भैया 3 तो लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में जितना मैटर आएगा सब पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट और ये भी बोल देना उसको, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 ये बोलता है इनकम टैक्स पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। लोग बोलते खेती बाड़ी पे टैक्स देना, कहाँ लिखा गया? बोलना स्टेट लिस्ट में, एंट्री नंबर 46 वहां पे लिखा गया है। एग्रीकल्चर पर टैक्स कौन लेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। कलेक्ट, देखो पार्लियामेंट तो टैक्स कलेक्ट करेगा नहीं, कलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट। पार्लियामेंट तो बोलेगा टैक्स बनाना, पर कलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। बोलो क्लियर है? आज के लिए बस इतना रहने दे क्या? बोले थे ना थोड़ा सा घर में पूजा है तो जाना पड़ेगा। आज का क्लास थोड़ा सेशन थोड़ा छोटा होगा, ठीक है? कल, हाँ कल आप लोगों का क्लास ऑफ है। कल आप लोग, परसों आपका नेक्स्ट क्लास पड़ेगा, फ्राइडे आपका नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? फ्राइडे ना आपको टैक्सेशन पढ़ाऊँ या कॉस्टिंग पढ़ाऊँ? कॉस्ट पढ़ा दूँ? चलो कॉस्ट पढ़ा दूंगा। चलो कॉस्ट में डायरेक्टली चैप्टर चालू करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, ग्रुप में आ जाएगा रिटेल। लाइव स्टूडेंट कोई डाउट है पूछिएगा भाई।